मयंक बेटा, तू एक बार और सोच ली। तुझे नहीं लगता कि बुआ जी ने जो रिश्ता बताया है वह लड़की ज्यादा अच्छी रहेगी? उसके घर वाले कितने अमीर हैं, दहेज में हमें खूब ढेर सारी रकम मिलेगी बेटा। मयंक कहने लगा, माँ मुझे दहेज नहीं चाहिए, अपनी जिंदगी में एक अच्छी जीवन संगिनी चाहिए। और मैंने साधना में वह सारे गुण देखे हैं जो मुझे मेरी पत्नी में चाहिए। मैं उसे पिछले 4 सालों से जानता हूँ और मेरे लिए मुझे वह ठीक लगती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ ना। भले ही उसके माता पिता ज़्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने साधना को अच्छे संस्कार दिए हैं। वह तुम्हारी भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। माँ, अब तुम ही सोचो कि हमारे घर में कोई ऐसी लड़की आ गई जो बुढ़ापे में तुम्हारा ध्यान न रखे तो? अनुराधा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। और इस बात की क्या गारंटी है कि तेरी पसंद की लड़की मेरा ध्यान रखेगी? मयंक कहने लगा, माँ यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तुमने तो बचपन से मेरे हर फरमाइश को पूरा किया, तो फिर आज मेरे जीवन के इतने बड़े फैसले में तुम मेरा साथ क्यों नहीं दे रही? आखिरकार बेटे के समझाने पर अनुराधा जी मान तो गई, लेकिन जब बहू घर आई और उन्होंने देखा कि बहू अपने साथ दहेज में कोई भी सामान लेकर नहीं आई, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बहू को सबक सिखाने के लिए मन ही मन योजना बना ली। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। अनुराधा जी बहू के कमरे में आई और कहने लगी, बहू आज मुंह दिखाई की रस्म है और हमारे यहाँ नहीं, बहू अपनी सास की पुरानी साड़ी पहन कर तैयार होती है। तो लो, तुम ये लाल वाली बनारसी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। साधना को थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी इस बात से उसे कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसने सास की दी हुई साड़ी पहन ली और हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। फिर मुंह दिखाई के समय जब उसे सास की असलियत पता चली तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी सास ने सभी लोगों के सामने उसके मायके वालों की बुराई करते हुए कहना शुरू कर दिया, देखिए ना आप लोग, कैसे कंगाल परिवार से मेरे बेटे ने रिश्ता जोड़ लिया है। लड़की के बाप ने तो एक नई साड़ी तक नहीं दी है अपनी बेटी को। अरे, मेरे लिए तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं भिजवाया, लेकिन कम से कम अपनी बेटी को तो कुछ देना चाहिए था ना। मजबूरन मुझे भी अपनी पुरानी साड़ी बहू को पहनानी पड़ी है। मोहल्ले की सभी औरतें के सामने अपने मायके की बुराई होते देखकर साधना की आंखों में जल भर आया। वह कोई जवाब देने ही वाली थी कि तभी भीतर से मयंक निकलकर बाहर आया और सभी मोहल्ले वालों के सामने ही एक सूटकेस खोलकर दिखाते हुए कहने लगा, अरे माँ, शायद तुमने यह वाला सूटकेस नहीं देखा। देखो, इसमें तुम्हारे लिए भी नई साड़ियां हैं और साधना के लिए भी कितना सारा सामान है। तुमने तो साधना को अपना सूटकेस खोलने के लिए कहा ही नहीं, बल्कि सुबह सवेरे तुम खुद आ गई कमरे में और कहने लगी कि बहू, हमारे यहाँ यह परंपरा है कि मुंह दिखाई के समय नई बहू पुरानी साड़ी पहनती है। तो साधना भला क्या करती? लेकिन अभी आप सबके सामने यह जताने की कोशिश क्यों कर रही हैं कि इसके मायके वाले कंगाल हैं? बेटे ने उनकी सारी असलियत मोहल्ले वालों के सामने लाकर उनकी बोलती बंद कर दी थी। वह चाहता तो नहीं था कि इस तरह सरेआम माँ को झूठा ठहराए, लेकिन जब उसकी माँ अपनी बहू और उसके मायके वालों का इस तरह सबके सामने अपमान करने की योजना बना सकती है, तो फिर मयंक को भी सबके सामने ही उनका असली चेहरा लेकर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। मयंक के इस कदम से साधना के मन में पति के लिए इज्जत और भी बढ़ गई, जिसने सही वक्त पर सही बात सबके सामने रखकर उसे और उसके मायके वालों को अपमानित होने से बचा लिया था। लेकिन उसे इस बात का बड़ा दुख हो रहा था कि शुरुआत में ही उसकी सास की वजह से घर में इतना तमाशा हो रहा है, तो पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। मोहल्ले की औरतों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी कि इतना अच्छा बेटा है तो बहू के आते ही इन्हें यह सब तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही हरकतों के कारण ही बेटे बहू घर से दूर हो जाती हैं। यह घटना पूरे मोहल्ले वालों के लिए एक सबक बन गई थी, लेकिन अनुराधा जी तो और भी जल भुनकर खाक हो गई थी कि बेटे ने ऐसे कैसे उन्हें सबके सामने अपमानित किया। उन्हें यही लग रहा था कि शादी होते ही बेटा बदल गया है, लेकिन मयंक अलग ही हैरान परेशान था कि उसकी शादी होते ही माँ ये चालें चलना कहाँ से सीख गई। जब शुरुआत ही ऐसी हुई थी तो आगे की जिंदगी तो और भी कठिन होने वाली थी। छोटी छोटी बातों में भी अनुराधा जी अपनी बहू के पीछे पड़ी रहती थी, जिसके कारण उसका एक पल भी घर में चैन की सांस लेना मुहाल हो गया था। बहू बुरा लगने पर चार बातें सुना भी देती थी और अकेले में बैठकर भी रो लेती थी, लेकिन उसने ऐसी जिंदगी के बारे में तो नहीं सोचा था। वह तो हमेशा यही सोचती थी कि पति के साथ प्यार से रहेगी। एक सास ही तो है घर में और कोई है नहीं,
तो सास के साथ भी खूब मिलजुल कर रहेगी। लेकिन उसकी सास तो मानो बहू को कोई प्रतिद्वंदी समझ बैठी थी। अब साधना एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह घर की बातें अपने पति को बताकर उसे तनाव में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह तो चुप रहती थी। लेकिन मयंक के ऑफिस से आते ही सास बहू की शिकायतों का पुलिंदा लेकर उसके सामने बैठ जाती थी। मयंक को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने तंग आकर दूसरे शहर में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। जल्दी ही उसे नौकरी भी मिल गई। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ कमरे में था तो कहने लगा, सुनो साधना, मैं कब से तुम्हारी तकलीफें देख रहा हूँ। तुम तो मुझसे कुछ नहीं कहती हो, लेकिन माँ की हरकतें देख देख कर अब मैं तंग आ चुका हूँ और मुझे माँ के साथ रहने का मन नहीं करता। बुढ़ापे में हम उनकी देखभाल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मैं हमारा पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। कल को तुम माँ बनोगी, तुम्हारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ेंगी। मेरा बच्चा आएगा, वह माँ का ऐसा व्यवहार देखेगा तो पता नहीं उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़े। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि हम दूसरे शहर चले जाएंगे। मैंने एक नौकरी भी ढूंढ ली है। उसी नौकरी के बहाने हम घर छोड़कर चले जाते हैं। यह सुनकर साधना हैरान रह गई और कहने लगी, लेकिन हम माँ को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। मयंक गुस्से में बोला, तुम्हें अभी भी माँ की पड़ी है। माँ तुम्हारे साथ दिन रात कितना बुरा व्यवहार करती है। उन्होंने मेरा भी चैन से जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में मैं भला कब तक जिंदा रह पाऊंगा। मुझे तो लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी। सच कहता हूँ, मेरा प्रेशर यह सब देख सुनकर इतना बढ़ने लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। साधना भरे गले से बोली, देखो बुढ़ापा तो सबका आता है। कल को हम बुढ़ापे में ऐसे ही अकेले रहने को मजबूर हो जाएंगे और हमारे बच्चे हमें छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा। मयंक कहने लगा, अरे तो हम अपने बच्चों के साथ इतना गंदा व्यवहार थोड़ी ना करेंगे। साधना कहने लगी, जाने दो, माँ है, कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगी। उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे बारे में वह कुछ कहती हैं तो तुम इतना ध्यान मत दिया करो। मैं जैसा होगा वैसे सब झेल लूंगी, वरना लोग तो यही कहेंगे कि बहू के आते ही एक माँ से उसके बेटे को छीन लिया। कहते कहते वो रो पड़ी तो मयंक भरे गले से कहने लगा, मैं भी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी हरकतें देख देख कर धीरे धीरे मेरे मन में उनके प्रति सम्मान कम होते जा रहा है। पता नहीं माँ समझती क्यों नहीं है कि घर में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए आपस में प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे साथ में रहने का फायदा भी क्या है जब इंसान एक दूसरे का चेहरा देखकर तनाव में आ जाए। अब वह भी रो पड़ा, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि कमरे के बाहर खड़ी अनुराधा जी ने सब कुछ सुन लिया था। वह हमेशा बेटे बहू पर नजर रखा करती थी और आज उसी चक्कर में उन्होंने सुन लिया था। उनके बेटे को भी उनके इस व्यवहार से कितनी परेशानी है और बहू है जो इतना बुरा बर्ताव झेलने के बाद भी उन्हें बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ना चाहती हैं। उनका मन पीड़ा से कहर उठा और उन्हें उसी क्षण अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू टपक टपक कर उनके गालों को भिगोने लगी। वह भरे मन से अपने कमरे में आई। काफी रात तक उन्हें नींद नहीं आई। पश्चाताप के भारे उनका हृदय फटने लगा था। अगली सुबह वो सोकर उठी तो मयंक ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और साधना रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अनुराधा जी रसोई में पहुंची तो साधना सहम गई कि अब सास के तानों की शुरुआत होने ही वाली है। लेकिन आशा की विपरीत उसकी सास ने बहू के हाथों से बेलन ले लिया और रोटियां बेलने लगी। यह देखकर वो हैरान से सास का चेहरा देखने लगी तो अनुराधा जी नजरें चुराते हुए कहने लगी, बहू आज के बाद मैं भी सभी रसोई के कामों में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ऐसे ही खाली बैठ बैठ कर मेरा दिमाग खराब हो गया था और मैं दिन रात तुम्हें कोसती रहती थी। अपने बेटे को भी तुम्हारे खिलाफ भड़काती रहती थी। लेकिन आज से मैंने निश्चय किया है कि मैं खुद में बदलाव लाऊंगी, क्योंकि परिवार में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लायक मैं हूं ही नहीं। हो सके तो मुझे मेरे बुरे व्यवहार के लिए तुम माफ कर देना। रसोई के दरवाजे पर खड़े मयंक ने भी सब सुन लिया था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि माँ के सुर अचानक कैसे बदल गए। लेकिन उस दिन के बाद से मयंक और साधना ने गौर किया कि सचमुच अनुराधा जी का व्यवहार एकदम बदल चुका था। कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अपना अनमोल समय इस कहानी को सुनने के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।